हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन, आपका सोशल साइंस का मेंटर एजुकेटर। मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आज के इस जबरदस्त सेशन में, जो कि है क्लास 8 से रिलेटेड। और बाबू, आज हम लोग आपके एक जबरदस्त सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएसटी की बात करेंगे। स्पेशली आज के क्लास में, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आपकी हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक, तो ये जो जबरदस्त सफर की शुरुआत होने जा रही है हमारी और आपकी, इसमें मैं आपसे बस इतनी सी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए गए चीजों को, मेरे पढ़ाए गए चीजों को बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे और उसको आप अपने प्रैक्टिस में लेके आओगे, ताकि आप उसका इस्तेमाल अपने बेहतर रिजल्ट्स के लिए कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, लाइस्मिथ के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे, जो कि चाणक्य क्लासेज के द्वारा पावर्ड है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग अपने इस क्लास के लिए जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री सेक्शन का, ठीक, हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के स्वागत में दो लाइनें पेश करना चाहूंगा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए, कहते हैं, किसने दस्तक दी है दिल पर, किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, आप तो अंदर है, बाहर कौन है? चलिए दोस्त, तो हम लोग बात करेंगे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा, अपने नॉलेज स्किल का इस्तेमाल करता रहूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट रोज नए नए वीडियो लेक्चर्स में अलग अलग चैप्टर्स के टाइम पे काफी अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे और हम लोग खूब मेहनत करके पढ़ाई करते रहें, ताकि उससे आपका फायदा हो सके, आप अपने एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट ला सको। तो इसी उम्मीद में कि आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करोगे और साथ साथ पढ़ाई भी करोगे। ठीक, मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका ये क्लास 8 का हिस्ट्री सेक्शन और उसका पहला चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो आगे की बात हम लोग करेंगे। ये जो चैप्टर है, ये आप लोगों के हिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें हम लोग आपके हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कि हमें इस क्लास की हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आप बाबू अच्छे तरीके से जानते हो कि आप लोग जब क्लास 6 में थे तब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी, 7th में आए तब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी, और 8th क्लास में भी आप अपने हिस्ट्री के उसी सफर को कंटिन्यू करने जा रहे हो। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 6 में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी थी बाबू, वो एंशिएंट हिस्ट्री था। 7th में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी वो मिडाइवल हिस्ट्री था। अब जो क्लास 8th में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इट इज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। यानी शुरुआत से लेके लास्ट तक इस क्लास में हम लोग केवल अंग्रेजों से रिलेटेड बातें करेंगे। एंशिएंट पीरियड में हमने जब क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें हमने अपने सबसे शुरुआत के सिविलाइजेशन से हमने अपने चैप्टर की शुरुआत करी थी, अपने क्लास की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे। हमने उस समय के डेवलप हो रहे डिफरेंट डिफरेंट शहर को देखा था। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब चीजों की बात करी थी। फिर उसी क्लास में हमने अर्ली किंगडम्स के बारे में बात किया। हमने मगध की बात करी, जिसमें अलग अलग किंगडम्स के लोग आते रहे, उन्होंने शासन करा। ठीक, फिर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग गुप्ताज के बारे में पढ़े। फिर जब हमने क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करी थी, तो उसमें हम लोग मिडाइवल पीरियड की बात कर रहे थे। उसमें हमने दिल्ली सल्तनत देखा, मुगल का पीरियड देखा। ठीक, आई बात समझ में? तो यहां इस क्लास के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों के आने के बाद से हमारे देश की स्थिति में क्या क्या चेंजेस आए, उन्होंने किस तरह से हमारे देश की चीजों को बदलने का काम किया, कैसे अपना यहाँ पे एम्पायर बिल्डअप किया, कैसे कंपनी ने व्यापार से लेकर के टेरिटरी तक का, साम्राज्य तक का सफर तय किया, और कैसे उनके जवाब में हम लोगों ने एक जबरदस्त आंदोलन किया
अपना नेशनल मूवमेंट किया और फिर हमें आजादी मिली। यानी इन सब तमाम घटनाओं को हम लोग इस क्लास के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक, तो इन सब चीजों को तो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे। यहां जो आपका ये पहला चैप्टर है बाबू, ये हमें मॉडर्न हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे शुरू होती है और कैसे हम लोग हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक, देख लेते हैं। इस सबसे पहले बाबू हमारी बात होगी किसकी, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात होगी। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करेंगे सबसे पहले। आई बात समझ? ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्या कि कैसे हिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है, किस आधार पर हम अपने हिस्ट्री को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ये बात हम लोग अपने इसके इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि अगर आप हिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में सिंक्रोनाइज करने का काम करते हो, अरेंज करने का काम करते हो, तो वो डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जनरली कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स मेंशन्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी अलग अलग टाइम पीरियड में हुई घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो उन घटनाओं का डेट होगा, तो अब वो डेट जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से अपनी हिस्ट्री को सजा करके उसको पढ़ते हैं, तो फिर वो डेट्स कौन से, क्या हर दिन का डेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात करो कि आप अपनी डेली लाइफ में अलग अलग दिन पे अलग अलग काम करते हो, तो क्या हर डेट को आप हिस्टोरिकल बना सकते हो? नहीं। तो जिन डेट्स को, यानी वो कौन से डेट्स हैं जिन डेट्स को हम हिस्टोरिकल बनाएंगे और उनका हिस्ट्री के अंदर में इंपैक्ट होगा, उन डेट्स की चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन से डेट्स होंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या कि जनरली हम लोग अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को पीरियड वाइज सजाने का काम करते हैं। मैंने अभी भी कहा ना, 6th क्लास में एंशिएंट, 7th क्लास में मेडाइवल, 8th क्लास में मॉडर्न। तो ये जो हमने पीरियडाइज किया हुआ है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न पीरियड के अंदर में, तो ये पीरियडाइजेशन होता कैसे है, हाउ डू वी पीरियडाइज। इसमें बेसिकली हम लोग जेम्स मिल का जो पीरियडाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री का, उसकी बात हमारी होगी। ठीक, फिर उसके बाद आपके चैप्टर में एक टर्म आता है कोलोनियल, या फिर यूं कहिए कोलोनिज्म। तो इस कोलोनियलिज्म की बात होगी, कोलोनियल पीरियड की बात होगी, क्या होता है ये। ठीक, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर जो होगा वो हमें एक नए पहलू के बारे में सिखाएगा, जिसके अंदर में हम लोग सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। जैसे आप जब क्लास 6 में पढ़ रहे थे तो उसमें भी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की बात आपने करी थी। उसमें आपने लिटरेरी सोर्स देखा था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखा था, अलग अलग जगहों पे जो खुदाई की गई, उन खुदाई में मिले हुए चीजों के आधार पे आपने अंदाजा लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ये चीजें कैसे आपको पता चली? ये चीजें आपको तब पता चली जब उस समय कि दफन हुई चीजें, बरीड हुई चीजें आपने जमीन खोद करके बाहर निकाला, उनको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तब पता चला। तो वही बात यहां पे होगा कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके आधार पे आप अपने मॉडर्न हिस्टोरिकल पीरियड को देखते हो, समझते हो। ठीक, आई बात समझ में? तो सोर्सेज के अंदर में कौन कौन से सोर्सेज हम देखेंगे? अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेज। ठीक, जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, उस एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीजें हमारे पास आज भी मौजूद है, जिसको देख के, एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके हम अंग्रेजों के पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे उन्होंने हमारे देश के अंदर में शासन व्यवस्था अपनी चलाई। ठीक, अंग्रेजों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट किए गए सर्वे का मतलब होता है कि आप सेंसस वगैरह की बात कर लो, आप मैपिंग वगैरह की बात कर लो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग पहलुओं पे अपने डिफरेंट डिफरेंट सर्वे किए, और उन सर्वे के रिपोर्ट्स के आधार पे भी हम लोग अंग्रेजों के पीरियड का अंदाजा लगाते हैं, उसको समझने का काम करते हैं। फिर अंग्रेजी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं आज भी, यानी अंग्रेज कैसे अपने ऑफिसेज के अंदर में जो जो चीजें इस्तेमाल करते थे
जो जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते थे, जो जो एक्ट उन्होंने बनाए, कानून बनाए, उनके कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसको देख करके, पढ़ करके हम लोग उनके पीरियड के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा ये चैप्टर का कंक्लूजन आएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि अपने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए डेट और इवेंट्स को सजाना, ताकि हम हर इवेंट को सीक्वेंस वाइज पढ़ सके, समझ सके। ठीक, ये बात हम लोग करेंगे, और साथ साथ मॉडर्न पीरियड के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि हिस्ट्री, जनरली हिस्ट्री के बारे में क्या कहा जाता है कि इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। यानी जब हम अपनी बीती हुई घटनाओं को सीक्वेंस वाइज पढ़ने का काम करते हैं, उसको हिस्ट्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप खाली अपने देश के बारे में ना बात करो, आप अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में भी बात कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे क्या कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, ये बात आपके दादाजी बता सकते हैं, आपकी दादी माँ बता सकती है, नाना जी बता सकते हैं, नानी माँ बता सकती है कि उस समय उनका जीवन कैसा था। आप आज क्या करते हो? जनरली फोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला, रील देखना स्टार्ट, मतलब आप अपने मनोरंजन के लिए ये सब काम करते हो। रील्स देख रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। तो क्या ये सेम चीजें आपके दादाजी के टाइम पे थी? नहीं थी। तो वो कैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने रिक्रिएशन के लिए? दैट इज हिस्ट्री। यानी उस चीज के बारे में पता लगाना, जानना कि वो कैसे, उनका जीवन कैसे चलता था। आज आपको कहीं जाना होता है, आप अपने घर से निकलते हो, बाहर कार में बैठा, चल दिए फैमिली टूर पे, तो क्या सेम चीज आपके दादाजी करते थे? क्या वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते थे? नहीं करते थे। वो या तो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी होगा, या फिर ट्रेन वगैरह उस समय आई। तो यही सब चीज जो हमारे पास्ट में हुई है, उन इवेंट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना इज हिस्ट्री। ठीक, जब आप क्लास 6 में थे, मैंने अभी अभी बताया भी था, अभी एक बार फिर से बता रहा हूं, क्लास 6 में आपने जनरली एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा। तो एंशिएंट पीरियड में आपने क्या देखा था क्लास 6 के अंदर में कि उस समय हमारी जो सिविलाइजेशन थी, कैसे उसकी शुरुआत हुई। ठीक, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा? अर्ली किंगडम्स। अर्ली किंगडम्स की बात करते हैं हम लोग, यानी आप मगध एम्पायर की बात करो, जिसमें बिंबिसार आता है, अजातशत्रु आता है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे नंद डायनेस्टी के लोग आते हैं, सिकंदर आता है बाहर से अटैक करने। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत होती है ना। इसके बीच में आपने क्या देखा था? एक वैदिक पीरियड भी देखा था क्लास 6 में ही। वैदिक पीरियड के बारे में भी बात करी थी कि आर्य लोग आए भारत में और उन्होंने क्या की, अलग अलग वेदों की रचना की। अर्ली वैदिक पीरियड में आपने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड में बाकी तीनों वेदों के बारे में आपने पढ़ा था, ये भी क्लास 6 की बात थी। आपने बौद्ध रिलीजन के बारे में पढ़ा, जैनिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी की बात करी थी आपने, गुप्ताज की बात करी। तो ये सब क्या थे? आप ये क्लास 6 में पढ़े थे। यानी इन सब चीजों को देखने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा है कि इन सब चीजों में हमने उन सारे इवेंट्स के बारे में पढ़े जो उस समय घटित हो रहे थे। और चूंकि ये बहुत पहले की बात है, इसलिए इन सारी घटनाओं को मिला के, इन सारे जो हैपनिंग्स हो रहे थे उनको मिला के एक कॉमन नाम हमने दे दिया, क्या? एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड कह दिया इसको कि हाँ ये बहुत पहले की घटनाएं हैं। इसलिए इनके बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास मौजूद नहीं है, लिखित प्रूफ मौजूद नहीं है। जैसे आप सिविलाइजेशन की बात करते हो तो उसके रिटन प्रूफ्स नहीं मौजूद है, उस समय की चीजों को आप खोद के निकालते हो, फिर उसको एनालाइज करके समझते हो। तो इसको आपने पीरियड के आधार पे क्या कह दिया? एंशिएंट पीरियड कह दिया। तो ये हुआ ना कि आप अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो और कह रहे हो कि यस ये एक पर्टिकुलर पीरियड की घटनाएं हैं जो कि बहुत पुरानी है, इसलिए एंशिएंट पीरियड है। फिर जब आप क्लास 7th में गए थे बाबू, तो आपने मिडाइवल पीरियड की बात की थी, मिडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ा।
तो मेडाइवल पीरियड की शुरुआत ही होती है भारत में, जब मुस्लिम किंगडम्स के लोग आने शुरू हुए और उन्होंने अपना एम्पायर बिल्डअप करना शुरू किया। जैसे आप देखते हो कि सबसे पहले 712 एडी में कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत में अटैक करने आता है, पहला मुस्लिम। उसके बाद आप देखोगे 1000 एडी के टाइम पीरियड पे गजनी आता है, ठीक। उसके बाद आप क्या देखते हो कि 1200 के टाइम पीरियड में लगभग आपको मोहम्मद गोरी आता है। ऐसे ये 1192 के टाइम पे ये पृथ्वीराज चौहान से ये लड़ाई भी किया था। बैटल ऑफ तराइन की बात हम लोग करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये भी जो घटनाएं हैं वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड की जानकारी हमें दे रही है, ठीक। तो ये जो पीरियड है मिडाइवल पीरियड, ये इसकी तुलना में थोड़ी सी नई घटनाओं का एक सेट है, तो इसलिए इसके लिए हमने अलग नाम दे दिया कि ये मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल पीरियड है। उसी तरह और जब हम लेटेस्ट घटनाओं को देखते हैं और करीब आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 1707 के बाद जब औरंगजेब का डेथ होता है, डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक। तो इसके डेथ के बाद जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में मिडाइवल पीरियड जो है वो समाप्ति की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाले जो मुगल्स हैं, उन मुगल्स के अंदर में, उन रूलर्स के अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी डायनेस्टी को बचा सके। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये वाला पीरियड और हमारे लिए थोड़ा सा नया है, इनमें जो हो रही घटनाएं हैं वो हमारे लिए और नई है इन दोनों पीरियड्स के आधार पर। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसका एक और नया नाम दे देते हैं कि इसके बाद का जो भारत में पीरियड आता है उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि आप अपनी घटनाओं को पीरियड के हिसाब से सजा रहे हो। सबसे पहली घटनाएं एंशिएंट पीरियड, उसके बाद की इवेंट्स मिडाइवल पीरियड, और सबसे बाद की पीरियड यानी सबसे लेटेस्ट वाली घटनाएं उसको आप मॉडर्न पीरियड कह रहे हो। तो यहां पे ये ऑल अबाउट ऑफ इवेंट्स है कि नहीं है, तो इवेंट्स का एक सीक्वेंस वाइज स्टडी ही हमारा हिस्ट्री कहला रहा है। और हिस्ट्री को भी हम क्या कर रहे हैं, एंशिएंट में बांटा, मिडाइवल में बांटा और मॉडर्न में बांटा। कैसे? इवेंट्स के आधार पर। और उसका क्राइटेरिया क्या था कि वो इवेंट्स किस टाइम पीरियड पे घट रहे थे। इस तरह से हमने क्या किया कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड को देखा, समझा। अब हम बात करेंगे इस क्लास के आधार पर अगर, तो ये क्लास जो है वो पूरा का पूरा हमारा मॉडर्न पीरियड की बात करेगा कि मॉडर्न पीरियड में कौन सी घटनाएं किन डेट्स में हुई, ठीक है, कैसे चीजें धीरे धीरे करके बदलती गई, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग अपने इस क्लास के अंदर में करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि हमारे मॉडर्न पीरियड को समझने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो पहले यहां हम थोड़ा सा एक चीज देखेंगे। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं एक फोटो, ये हेरोडोटस साहब की फोटो है। तो हेरोडोटस जो है ना वो एक ग्रीक हिस्टोरियन था जिसको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। याद रखना, बड़ा ही फेमस सवाल है ये, कोई भी पूछ देता है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस को हम लोग हिस्ट्री का फादर के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी आदमी ने हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हेरोडोटस वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड द टर्म हिस्ट्री, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट टाइम, यानी बीते हुए समय का फिर से दोबारा स्टडी करना कि उस समय क्या हुआ होगा, कैसे हुआ था, ठीक। और उनका इन्वेस्टिगेशन करना कि अगर उस समय जो घटनाएं घट रही थी तो उनके अंदर कितनी रियलिटी है, क्या बातें हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हिस्ट्री, यानी द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द हेरोडोटस, ठीक। आगे बात समझ में। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो, हिस्ट्री इज द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे।
यानी सबसे पुराने समय से लेकर के आज के प्रेजेंट डे तक जो इंसान का जीवन चलता आया है, तो आप बताइए जरा, आज से आप तो जैसे कि अगर आप क्लास 8th में हो तो 12-13 साल के हो, 4-5 साल के बाद आपने समझना शुरू कर दिया था। तो मैं ये पूछूं अगर कि आज से 7-8 साल पहले जो सिचुएशन आपके घर का था, आपके फैमिली का था, आपके आसपास की लोकेलिटी का था, क्या आज वही है? बिल्कुल भी नहीं है। सब चीजें बदल चुकी हैं कि नहीं बदल चुकी? तो इसी तरह का जो सिचुएशन चला आता है, ऐसे ही जब इंसान का जीवन चलते जाता है तो इसी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो मैंने तो अभी आपसे बस 5 साल की बात करी, लेकिन आपको क्या 20 साल पहले जाके पूछिए किसी से जो रह रहा था, 50 साल पहले की बात करिए, 100 साल पहले की बात करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन दैट पीरियड एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस पीरियड। यानी उस समय जीवन कैसे चल रहा था, अभी कैसे जीवन चल रहा है, तब आप कंपेयर करके देखोगे कि हाँ चीजें बदली है। तो यही यानी उस समय सिचुएशन कैसा था, उसी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखना, उसी के बारे में पढ़ना समझना इज योर हिस्ट्री। आगे बात समझ में? चलिए, तो हिस्ट्री का जो स्टडी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिस्ट्री ही हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है। अगर आज हम एरोप्लेन यूज कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा रहे हैं, तो क्या ये हमेशा से करते आए थे? अगर नहीं करते आए थे तो उस टाइम पे क्या, ये जानना जरूरी है। तो अगर ये जानना जरूरी है तो उसको जानने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, आपको आपकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो यही बात बताया जा रहा है कि हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट में ले जाता है, हमें ये बताने की कोशिश करता है कि उस समय हमारा जीवन कैसे चल रहा था। आ रही बात समझ में? तो इसी को कहते हैं कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारे पास्ट से हमें जोड़ने का काम करता है। ठीक, यानी हिस्ट्री पढ़ने के साथ ही, यानी हिस्ट्री के द्वारा ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय के स्टेट्समैन कैसे थे, यानी रूलर्स कैसे थे, और आम लोग कैसे थे। यानी दोनों का जीवन क्या एक जैसा था या दोनों के जीवन में कुछ डिफरेंस थे? तो ये बात भी हमें हमारा हिस्ट्री बताता है। आप आज ही देख लो, जैसा लाइफ स्टाइल हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, क्या कॉमन पीपल का है? नहीं है। तो अभी ये डिफरेंस हमें दिख रहा है दोनों के लाइफ स्टाइल। तो क्या उस टाइम पे भी जो लोग रूलर्स थे, जो लोग कॉमन पीपल थे, क्या दोनों का लाइफ स्टाइल सेम था? नहीं था, अलग अलग था। तो कैसा था ये हम कैसे जानेंगे? हिस्ट्री पढ़ के जानेंगे। आगे बात समझ में? तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि अपने पास्ट को, अपने बीते हुए समय को अच्छे तरीके से जानना समझना ही हमारा हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री का जिक्र सबसे पहले हेरोडोटस साहब ने किया, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्या कि अब हमारे ये चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू होता है। इंट्रोडक्शन हम लोग समझ चुके हैं, तो पहला चैप्टर ये टॉपिक ये शुरू होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। यानी हम लोग जनरली ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स अकर्ड इन डिफरेंट पीरियड्स या एट डिफरेंट डेट्स। यानी अलग अलग डेट्स में घटित हुई घटनाएं हमारी हिस्ट्री कहलाती है। तो ये डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप देखोगे कि एक समय ऐसा था कि जब हिस्टोरियन लोग केवल डेट्स के बारे में ही बात करते थे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप अपनी फैमिली में कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट रखते हो ना, आपका बर्थडे, आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, आपके अंकल आंटी की एनिवर्सरी, नहीं उनके बच्चे हैं तो उनके बर्थडे। तो ये सब डेट्स के लिए आपका एक इंपॉर्टेंस है कि नहीं आपके जीवन में? क्यों? क्योंकि इन डेट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। से फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने बर्थडे को कंसीडर करते हो कि अ पर्टिकुलर डेट, जैसे आज ही की बात कर लो, फिफ्थ ऑफ कुछ भी, 5th ऑफ सितंबर डेट ले लेते हैं। ये डेट मान लीजिए आपके फैमिली में अगर हम बात करें तो किसी एक बच्चे का इस दिन जन्म हुआ था, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? आप हर साल इस डेट
को इंपॉर्टेंस दोगे कि नहीं दोगे, उसके बर्थडे के रूप में इस डेट को मनाओगे कि नहीं मनाओगे, मनाओगे। तो उसी तरह ये डेट जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे इतिहास में, हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनका कुछ एक फिक्स डेट था कि नहीं, बिल्कुल था। तो इसीलिए वो डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अब खाली हिस्ट्री को डेट से ही जोड़ देना, ये कहां तक उचित है, ये कहां तक जायज है, यही हमें समझना है। तो देखा ये गया कि शुरुआत में जितने भी हिस्टोरियन लोग थे वो खाली डेट की ही बात करते थे। हमेशा उनके बीच हीटेड डिबेट हुआ करते थे डेट्स को लेकर के कि कौन सा रूलर कब गद्दी पे बैठा, किस डेट को, ठीक, कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, ठीक, आई बात समझ में। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर मोहम्मद गोरी की बात करो तो मोहम्मद गोरी किस डेट को भारत आया, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान से कौन सी लड़ाई लड़ी, कब लड़ी, तो एक पर्टिकुलर डेट। यानी उस समय के जो हिस्टोरियंस लोग थे वो बस इतनी सी ही बात करते थे कि कौन सा आदमी कब राजा बना, कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, तो ये सारी बातें होती रहती थी। लेकिन अगर हम देखें कि जनरली अगर इन लोगों को फॉलो करें तो हमें यह देखने को मिलेगा कॉमन नोशन के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर, कि हिस्ट्री जो है वो सिनोनिमस ऑफ डेट्स, यानी डेट्स का ही सिनोनिमस बना दिया गया इसको, ठीक। यानी हिस्ट्री डेट, हिस्ट्री डेट, यानी अगर हिस्ट्री की बात होगी तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डेट की बात होगी। तो ये डेट्स जो हैं एक्चुअली में कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हमें करना है। क्या खाली हिस्ट्री को खाली डेट से जोड़ करके ही देखना इज ऑल अबाउट हिस्ट्री? नहीं, हमें आगे समझ में आएगा। देखिए यहां पे एक फिगर दिख रहा है, यहां पे एक मैप है। ये मैप जो है ना 1782 में बनाया गया और जेम्स रेनल के द्वारा ये मैप बनाया गया था। जेम्स रेनल, ठीक, एक अंग्रेज था जिसने रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर, रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर यह मैप बनाया। इस मैप में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के ब्राह्मण्स, ठीक है, इंग्लैंड की जो पावर की सिंबल है ब्रिटानिया, उस ब्रिटानिया को अपने शास्त्र देते हुए दिखाए गए हैं। यानी अपने एंशिएंट टेक्स्ट को ये ब्राह्मण लोग इस ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जनरली ये माइंडसेट डेवलप हो गया है कि हमारे एंशिएंट पीरियड की रखवाली करने का जो जिम्मा है वो अब अंग्रेजों के हाथ में आएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं और वो हमसे बेटर इन सब चीजों की रक्षा कर सकते हैं। यानी कहने का क्या मतलब, ये लोग अपने पास्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं। और इन लोगों को लग क्या रहा है कि हमारे पास्ट को प्रिजर्व कौन कर सकता है? जो हमारा रूलर है, जो हमारे ऊपर अभी शासन कर रहा है, तो वो कौन है? वो उस समय की सिंबल ऑफ पावर अंग्रेजों की ब्रिटानिया है। इसलिए ये मैप को, ये जो जेम्स रेनल था ना, ये भारत में ब्रिटिश डोमिनेशन को बहुत हार्डली सपोर्ट करता था। इसलिए इसने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया है कि भारत का जो है अंग्रेज ही भाग्य विधाता है। अगर भारत के पास्ट को संजो के रखना है, कंजर्व करके रखना है, तो ये यही लोग कर सकते हैं, अंग्रेज ही कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे ये लोग अपने पास्ट को लेकर के क्यूरियस हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को अपने साथ संजो के रखना चाहते हैं ताकि हिस्ट्री का स्टडी जो हो वो हमेशा आसान रहे। तो आप देख सकते हैं कि सही में डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या केवल डेट्स ही इंपॉर्टेंट है, ये मुद्दे की बात है। अब इसको हम समझने की कोशिश आगे करेंगे। डेट्स तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आपका बर्थडे है तो वो डेट इंपॉर्टेंट है और सारी जिंदगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन क्या आपका जीवन इज ऑल अबाउट द बर्थडे? केवल डेट ही जान लेना कि हाँ डेट है, उस दिन हमारा बर्थडे है तो हम उसको मनाते चले गए, क्या केवल डेट ही इंपॉर्टेंट है? इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। यानी हिस्ट्री की बात अगर हम करें रियल मामलों में तो हमें यह देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री उन चेंजेस को दिखाती है जो टाइम पीरियड के हिसाब से हो रहे होते हैं। मैं
तभी से यही एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज से 50 साल पहले की जिंदगी लेके देखो, अभी की जिंदगी लेके देखो, और आज से आने वाले 10 साल बाद की जिंदगी को लेके देखो, क्या चीजें सेम रहेंगी? नहीं, चीजें बदलेंगी। तो वही जो चीजें बदली हैं, तो पहले कैसी थी वही जानना इज हिस्ट्री। तो वही बात यहां पे बोला जा रहा है कि जो टाइम पीरियड के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ठीक, ये हिस्ट्री जो है, ये बस ये देखना, ये खोजना कि चीजें पास्ट में कैसी थी और चीजें कैसे बदल गई, इसी को तो कहते हैं हिस्ट्री। यानी गिवन पास्ट टाइम के लाइफ स्टाइल से अभी के लाइफ स्टाइल को कंपेयर करना। यानी जनरली आप कह दो कि बिफोर एंड आफ्टर की बात करना इज हिस्ट्री। यानी पहले कैसा था, अब कैसा है, चीजें कैसे बदली, यानी पहले की चीजों को जानना कि उस सफर से हम यहां तक पहुंच चुके हैं, दिस इज हिस्ट्री। आप देखिए यहां पे फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, दो जनरेशन के लोगों को यहां पे दिखाया गया है। एक आपको बुक पढ़ते हुए अंकल दिख रहे हैं, और ये छोटा बच्चा हाथ में टैब लिए हुए। तो ये क्या दिखा रहा है? ये चेंज को दिखा रहा है दोस्त, कि इनके टाइम पीरियड पे ये चीज नहीं था, ये अभी है। तो यही जानना कि अगर ये बच्चा टैब से पढ़ाई कर रहा है, टैब से अपना रिक्रिएशन कर रहा है, तो क्या कुछ साल पहले भी रिक्रिएशन इसी से होता था? बिल्कुल नहीं। तो किससे होता था? ये दिस इज हिस्ट्री। आप देखिए पहले केवल ऐसे मोबाइल फोन्स आए शुरू शुरू में जिनसे केवल हम लोग बातें कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप क्या देखते हैं? जनरली हर इंडिविजुअल के हाथ में स्मार्टफोन्स है, और उन स्मार्टफोन्स में लोगों को कम्युनिकेट करने के तमाम साधन हैं, और ऐसे ऐसे साधन हैं कि आप मतलब आपके पास मैसेज की कमी पड़ जाएगी, मीडियम की कमी नहीं पड़ेगी, है कि नहीं है? तमाम ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके फोन में, जिसके सहायता से आप आसानी से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये भी एक बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट दिखा रहा है। यानी यही बिफोर और आफ्टर के कंसेप्ट में जो आया हुआ चेंज पैटर्न होता है, उसी में जो बिफोर वाला जो स्टडी करते हैं हम लोग, उसी को तो कहते हैं हिस्ट्री। तो यहां हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट द डेट्स। खाली डेट की बात नहीं है, इवेंट्स की बात है, उस पीरियड की बात है। क्या आप बताइए कि एक दिन में क्या तुम एक पर्टिकुलर डेट बता सकते हो जिस दिन ये बुक से कहानी टैब पे चली आई थी? क्या आप एक पर्टिकुलर डेट बता सकते हैं जो सेलफोन से ये स्मार्टफोन पे चीजें आ गई थी? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर डेट होगा ही नहीं, होगा बिल्कुल भी नहीं होगा, है कि नहीं है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे हुई प्रक्रिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम खाली हिस्ट्री को डेट से जोड़ दें तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर डेट है ही नहीं ना। आपके दादाजी के बाबूजी बैलगाड़ी से घूमते थे, आपके दादाजी साइकिल से घूमना शुरू किए, आज आप कार से घूम रहे हो। तो एक पर्टिकुलर डेट बताओ जरा कि किस दिन ये काम हुआ कि बैलगाड़ी से उतर के साइकिल पे आ गए। नहीं मिलेगा सर। तो इसलिए हम लोग बात किसकी करेंगे हिस्ट्री में? इवेंट्स की बात करेंगे, घटनाओं की बात करेंगे, और उन घटनाओं से रिलेटेड पीरियड की बात करेंगे, एक स्पैन की बात करेंगे जिसमें ये घटनाएं घटित हो रही होंगी। तो यही है कि खाली हिस्ट्री को डेट से जोड़ देना इज नॉट ओके। तो इसको कहेंगे कि इवेंट्स, और उन इवेंट्स किस पीरियड में हुए वो इवेंट्स, इसकी बात करना इज हिस्ट्री। ठीक है, ये बात समझ में? अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि खाली डेट के आधार पर ही, ठीक है, आप हिस्ट्री के बारे में बता देना इज नॉट ओके। ठीक, अगर हम देखें कि खाली एक फिक्स डेट प्रिसाइज करने की बात हो कुछ घटनाओं के लिए, ठीक है, जो घटनाएं पीरियड के हिसाब से हुई हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि आप बताओ कि भारत के लोगों ने किस दिन चाय पीनी शुरू की थी, क्या कोई इसके लिए एक परफेक्ट डेट बता सकता है? नहीं, क्योंकि इसके लिए परफेक्ट डेट है ही नहीं ना।
तो वही बात है, मतलब क्या हुआ होगा, वो उनको चाय की पत्ती मिली होगी, पानी में गिर गई, पानी का कलर बदल गया, टेस्ट बदल गया, धीरे धीरे उन्होंने उसको बेवरेज के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 ये बात मेरे मुंह से निकली। तो क्या है ये सेट ऑफ इवेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने चाय की पत्ती पानी में गिरना, उसका कलर बदलना, टेस्ट बदलना। अब हो सकता है कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली कोई टेस्ट कर लिया होगा, फिर अब वो उसको अच्छा लगा होगा, फिर धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा होगा, तब जाकर के ये क्या हुआ होगा, ये आपको चाय का प्रचलन भारत में शुरू हुआ होगा। उसी तरह रेलवे की बात कर लो कि हाँ, एक परफेक्ट डेट बताओ कि जिस दिन रेलवे आ गया, नहीं, लाइनें बिछाई गई होंगी, ट्रायल किया गया होगा, चलाया गया होगा ट्रेन, तब जाकर के धीरे धीरे करके ट्रेन का विकास हुआ होगा, रेलवे का विकास हुआ होगा। तो इन सब घटनाओं के लिए एक प्रिसाइज डेट बताना कंप्लीट इनकरेक्ट बात है। तो ये क्या है, हम वही बात कह रहे हैं कि मतलब ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो ओवर टाइम इवेंट्स होते हैं, धीरे धीरे ये इनके अंदर बदलाव आ रहा होता है, धीरे धीरे ये चलन में आ रहे होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। उसी तरह जैसे आप ये नहीं बता सकते कि किस दिन चाय पीनी शुरू की गई, किस दिन चाय का विकास एक फिक्स डेट को हुआ, उसी तरह आप ये भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट डेट बताओ कि भारत में उस दिन से ब्रिटिश रूल आ गया, नहीं बता सकते। वो आए, व्यापार करना उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे करके भारत के अलग अलग चीजों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, डोमिनेट करना शुरू किया, फिर ये सेट ऑफ इवेंट्स के आधार पर ऐसा सिचुएशन बनता गया और वो धीरे धीरे हमारे रूलर्स बनते गए। तो एक दिन की ये बात नहीं है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए खाली हिस्ट्री को परफेक्ट डेट्स से जोड़ देना इज नॉट ओके। आप एग्जाम्पल की बात करो, आप एग्जाम्पल ले लो मुगल पीरियड का, तो आपको पता है कि अकबर कब राजा बना, ठीक, उसका फादर हुमायूं कब राजा बना, किस दिन उसकी मृत्यु हुई, तो कैसे उसने लड़ाइयां लड़ी, कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब खाली टाइम बता देना कि हाँ फलानवा दिन अकबर आ गया, फलाने दिन हुमायूं की डेथ हो गई, उसके बाद उसका बेटा आ गया, तो खाली क्या इतिहास यही है? नहीं, क्या केवल वही लोग जी रहे थे उस समय? नहीं, आम लोग भी थे, अलग अलग व्यवस्थाएं भी थी। अगर वो रूलर थे तो रूलर्स अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से शासन व्यवस्था चलाते हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट उनका कैसा काम कर रहा था, उनका फिनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा था, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसे काम कर रही थी, ये सब तमाम चीजें भी उसी टाइम पीरियड में हो रही होती है। तो इसलिए हम हिस्ट्री के बारे में ये कहेंगे कि सेट ऑफ इवेंट्स को एक पीरियड के आधार पर सजाना इज हिस्ट्री। ठीक, आई बात समझ में? तो वही बात यहां पे बोला जा रहा है कि ये जितनी की जितनी चीजें एक ओवर स्ट्रेच टाइम ऑफ पीरियड पे हुआ, ठीक, तो हम लोग इनके आधार पर बस इनके स्पैन ऑफ टाइम को बता सकते हैं, एक परफेक्ट डेट नहीं बता सकते, एक अप्रोक्सीमेट पीरियड बता सकते हैं कि किस पीरियड में ये चीजें हुई होंगी। ठीक है, यानी ये जो चेंजेस आए होंगे, पर्टिकुलर चेंजेस, ये एक्चुअली में किस पीरियड में आए होंगे ये बात हम बता सकते हैं, किस डेट में आए होंगे, किस डेट को हुए होंगे ये नहीं बता सकते। तो इसलिए हिस्ट्री को खाली डेट के आधार पर जज करके पढ़ना जो है वो सही नहीं है। ठीक, इवेंट्स के आधार पर पढ़ना पड़ेगा, जो इवेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड में हुए होंगे उन पीरियड्स के आधार पर इन इवेंट्स को जज करके पढ़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एक ये चाय का एक विज्ञापन आपको दिख रहा है, लिप्टन टी, ठीक है, इसमें देखो तो ये उस पीरियड को दिखा रहा है कि यहाँ आपको एक घोड़े पे ये इंडिया का एक महल दिख रहा है, किला दिख रहा है, और घोड़े पे बैठा हुआ ब्रिटिश क्राउन का राजकुमार दिख रहा है। ठीक, यानी ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक पीरियड को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस पीरियड में भारत में जो लोगों ने चाय पीना शुरू किया तो उसमें अंग्रेज भी थे, उस टाइम पे अंग्रेजों का डोमिनेशन भी था, हमारे लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। आज भी आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, उसमें क्या तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाने की बात की जाती। तो वही बात है कि हिस्ट्री जो है वो केवल उसको डेट्स से जोड़ के पढ़ना इज नॉट ओके। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवेंट्स को समझना पड़ेगा और खास तौर पे ये समझना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इवेंट्स, ठीक है,
किस पीरियड में हुए होंगे, सेट ऑफ पीरियड के आधार पर आपको अपने हिस्ट्री को जज करके पढ़ना होगा और समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो वही कह रहा है कि वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अगर खाली डेट के आधार पर ही हिस्ट्री है तो हम लोग इसको स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के आधार पे क्यों पढ़ते हैं, यानी सेट ऑफ डेट्स के आधार पे क्यों पढ़ते हैं। ठीक, दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। क्या रीजन है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, यानी कुछ समय पहले की बात अगर हम लोग करें तो उस समय क्या देखेंगे कि हिस्ट्री को बस बैटल्स और उनके इवेंट से रिलेट करके देखा जाता था। ठीक, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, उन शासन व्यवस्था के शासक और उनकी पॉलिसीज को देखा जाता था, समझा जाता था। ठीक है, और जनरली उस समय के जो हिस्टोरियंस होते थे वो राजा के दरबार में रहा करते थे और राजा के दरबार में वो राजा की तारीफें ही लिखा करते थे। तो जितनी भी निगेटिव बातें होती थी उनको वो दरकिनार कर देते थे। तारीफ लिखने में वो क्या लिखेंगे कि किस दिन में, किस टाइम पीरियड में वो आदमी राजा बना, कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तार करी, उसकी कौन सी नीतियां, तो कौन सी नीति, जो बढ़िया नीति होगी वही दिखाएंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड, उस साल को लिखते थे जब वो आदमी राजा बनता था, उस साल को लिखते थे जब वो शादी करता था, उस साल को लिखते थे जब उसको बच्चे पैदा होते थे। ठीक, उस साल को बताते थे जब उनका पर्टिकुलर वार यानी वो लड़ाई लड़ने जाते थे। ठीक, उस साल को भी लिखते थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी और फिर उस टाइम को बताते थे कि जब नेक्स्ट रूलर उनकी गद्दी पर फिर आके बैठता था। तो इन्हीं सेट ऑफ इवेंट्स को अगर हम जज करें तो हमें क्या मिलेगा, एक हमें पीरियड की जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इससे, कि कब कोई राजा बन रहा है, कब उसकी शादी हो रही है। तो क्या इस पीरियड में खाली उस राजा का ही जिंदगी चल रहा है, क्या वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी जिंदगी नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही। तो उनके भी जीवन का इंपॉर्टेंस है, आम लोग भी कैसे रह रहे हैं, कैसे अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका कंबाइंड करके स्टडी करना, तब जाकर के हम सही मामलों में हिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये डेट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इन डेट्स में हुए और भी दूसरे इवेंट्स जो हमारे जीवन को प्रभावित करते आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें यहां पे समझने की जरूरत है। ठीक, आई बात समझ में। तो इन इवेंट्स के लिए अगर हम देखें तो स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी खाली इन पहलू को देखें, एक पहलू को जिसमें एक राजा आता है, शादी करता है, लड़ाई करता है, साम्राज्य विस्तार करता है, फिर मर जाता है। तो अगर खाली एक पहलू का वर्णन करते जाना, हिस्ट्री में करते जाना है, तो उस समय तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब वो जो हिस्ट्री हमारी बनेगी, उस हिस्ट्री के अंदर में हम खाली एक पहलू जान पाएंगे, राजा 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 और राजा ही राजा। तो लेकिन अगर हमें कंप्लीट हिस्ट्री जाननी है तो उस टाइम पीरियड के और भी दूसरे इवेंट्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। या देखिए इस फोटो के अंदर में एक बूढ़े राजा अपने नए राजा को क्राउन पहनाते हुए दिख रहे हैं। जब राजाओं को लगता था कि यस अब समय आ गया है कि अपनी गद्दी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो अपने सबसे बड़े वाले बेटे को राजा बना दिया करते थे। तो अब हमारा अगला टॉपिक बनता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ डिफरेंट डेट्स इन विच सम इवेंट्स अकर्ड, तो कौन से डेट्स हम पढ़े ताकि हमें हिस्ट्री की सही जानकारी मिले। ठीक, आई बात समझ में। चलिए मैं आपको अचानक से एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ठीक है, हुआ क्या कि एक गांव था, एक गांव में एक लड़का था जिसकी शादी फिक्स हो रही थी, नई उसकी शादी फिक्स हो रही थी, तो बड़ा एक्साइटेड था वो। अब उसने अपने एक्साइटमेंट में जानने की कोशिश करी कि व्हाट टाइप
ऑफ माई मैरिज लाइफ विल बी, यानी मेरा जो शादीशुदा जीवन होगा वो किस तरह का होगा, किस तरह से मेरा जीवन चलेगा। अब गांव में आप देखते हैं जनरली इन सब चीजों को लेकर के लोग ज्यादा ही क्यूरियस होते हैं ना। बच्चा पैदा होते ही उसके पंडित जी के पास लेके चले, पंडित जी तनी देखिए तो इसका भविष्य बताइए, तो देख दाखे। तो उसी तरह उसको जब क्यूरियोसिटी हुई अपने बारे में जानने की, तो वो पहुंच गया एक पंडित जी के पास। बोला बाबा एक काम करो। बोले बोलो बच्चा। तो मेरी हाथ देखो और मेरी हाथ देख के बताओ मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे चलेगी। आप तो बाबा हो, आप तो सब जानते हो, आप लोग को पता ना कैसे पता चल जाता। तो बोला हाँ मुझे सब पता है, तुम दिखाओ तो अपनी। जैसे ही बाबा ने उनके हाथ देखा, हाथ देख करके बाबा टेंशन में बोल रहे बच्चा मत पूछो। तो बोले नहीं बाबा अब तो मुझे जानना ही है, अब तो मुझे टेंशन हो रही है, आप ऐसे मन उदास ना करें, प्लीज मुझे बताएं मेरी जिंदगी कैसे चलने वाली है। बाबा ने कहा 3 साल बहुत कष्ट होंगे तुम्हें, शादी के 3 साल तक बहुत दुखी रहोगे तुम। बोला कैसे? तो कहा मत पूछो प्लीज। बोले नहीं बाबा प्लीज मुझे जानना ही है, बताइए। बाबा ने कहा कि शादी के 3 साल तुम्हें बहुत कठिनाई होगी, बहुत झेलोगे तुम। क्यों? बीबी तुमसे बर्तन धुलाएगी, तुमसे झाड़ू पोछे करवाएगी, तुमसे खाना बनवाएगी, अपने कपड़े धुलाएगी, ठीक सारे काम तुमसे कराएगी। तो बोला ठीक है 3 ही साल ना बाबा, 3 साल बाद? तो बाबा ने अचानक से कहा 3 साल बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं विच डेट्स, यानी वो कौन से डेट्स जिसमें हम अपने घटनाओं को, अपने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए द डेट्स वी सेलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own, यानी जिस डेट को हम चुनते हैं, जिस डेट में हम अपनी स्टोरी या हिस्ट्री को कंपोज करते हैं, वो खुद से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, वो खुद से ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। उन डेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी घटी होनी चाहिए, ठीक। वो इसलिए वाइटल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उन डेट्स में कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को व्यक्त करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ही की जिंदगी में क्या हर दिन इक्वली इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट होगा, आपका रिजल्ट वाला डेट इंपॉर्टेंट होगा, आपकी एग्जामिनेशन वाला डेट इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब आप कहो कि रोज 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 जो आप लोग जिंदगी बिताते हो, क्या वो सारे के सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात, वो डेट्स, जिन डेट्स में इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं, और जब उन इंपॉर्टेंट घटनाओं को हम व्यक्त करते हैं, तो वो घटनाएं किस डेट में घटी हैं, वो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी सवाल आएगा विच डेट्स, तो वो डेट्स, वो समय जिसमें इंपॉर्टेंट घटनाएं हिस्ट्री की घटी हैं, उन डेट्स को हम अपनी हिस्ट्री में शामिल करते हैं, सारे डेट्स को शामिल नहीं करते हैं। आई बात समझ में? इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अब जैसे ही, अब मान लीजिए कि हम एक इवेंट को देखा हमने, मैंने अभी आपका ही एग्जांपल लिया था कि आप बर्थडे को फोकस कर रहे हो, एक डेट इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिजल्ट का डेट फोकस करो, दूसरा डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप अपने एग्जामिनेशन का डेट फिक्स करो, आप उसके लिए दूसरा डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये डेट फ्लक्चुएट करेंगे कि नहीं? मेन बात क्या रह रहा है? इवेंट्स, घटनाएं, यानी जो घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन घटनाओं का डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? यानी कौन से डेट? जिन डेट्स पे इंपॉर्टेंट घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई हैं। आ रही बात समझ में? तो जिस घटना को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, उस घटना का डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? सारा डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाया जा रहा है, ये एक घटना दिख रहा है, आप एक लड़ाई का सिचुएशन दिख रहा है, तो ये लड़ाई जिस डेट में हुई होगी, वो डेट इंपॉर्टेंट हुआ। तो वो डेट अपने से इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, वो डेट इस लड़ाई के चलते इंपॉर्टेंट हुआ। अरे बात सुनिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी एक घटना है, तो अब ये घटित हुआ था 23 जून 1757 को। तो ये डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन इंपॉर्टेंट घटना हुई। तो डेट का महत्व कब है?
जब उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। तो हम देख रहे हैं ना कि हम अपने हिस्ट्री के अध्ययन में उन्हीं डेट्स को शामिल करेंगे जिन डेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। ठीक, आगे देखिए, आप देखेंगे एक एग्जाम्पल को कंसीडर करिए कि जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस लोग भारत में आए, उन्होंने अलग अलग गवर्नर जनरल के जीवन को व्यक्त किया और उनके लिए सारे गवर्नर जनरल जो थे वो इक्वली इंपॉर्टेंट थे। इन हिस्टोरियंस लोगों ने, ठीक है, वैरेन हेस्टिंग से लेकर के और लास्ट वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था, उस तक के सारे गवर्नर्स को, ठीक है, सारे यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल्स के फोटो दिखाए गए हैं। तो इन अंग्रेजी हिस्टोरियन लोगों ने सारे, चाहे वो वैरेन हेस्टिंग हो, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चाहे वो लास्ट वायसराय हो लॉर्ड माउंटबेटन, इन सारे लोगों के द्वारा की गई एक्टिविटीज को इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनके जो शासन काल का जो टाइम पीरियड है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं करी, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ये लोग लेके आए। तो इनकी पॉलिसीज के चलते वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो वही बात है, आप तमाम अलग अलग चैप्टर्स जब इस क्लास में पढ़ोगे तो हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे जो गवर्नर्स हैं, इन सारे की पॉलिसीज, एक्टिविटीज को पढ़ोगे, समझोगे। तो ये जैसे लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के लिए 1848 से लेके 56 तक का टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे ये भारत का गवर्नर था और इसने अपने डिफरेंट एक्टिविटीज से, जैसे इसने भारत में रेलवे का विकास, भारत में पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट का विकास, ठीक है, ये सारी चीजें ये जो कर रहा था उसकी एक्टिविटीज के चलते ये टाइम पीरियड फेमस हो जाएगा। जैसे 1853 की बात हम करते हैं कि भारत में जनरली रेलवेज 1853 में आए, ठीक है, तो 1853 का साल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि उस साल में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई जो कि हमारे रेलवे के विकास की थी। तो अब उस टाइम पीरियड पे ये डलहौजी था, तो इसलिए डलहौजी के द्वारा किया गया इवेंट आता है और उस इवेंट के चलते वो साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही बात यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि इवेंट्स, और वो इवेंट्स जिन समय में हुए, जिन डेट्स में हुए, वो डेट हमारे हिस्ट्री के अंदर में शामिल किए जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में? ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड दीज पर्सनालिटीज टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स। कौन सी डेट शामिल होंगे? जिन डेट्स के अंदर में ये किताबें इन सारे गवर्नर्स के द्वारा की गई एक्टिविटीज, पॉलिसीज और अचीवमेंट्स को बताती हैं, वो सारे डेट्स हमारे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नॉट सारे डेट्स, वही डेट्स जिनमें इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं वही डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग चैप्टर्स के अंदर में व्यक्त कर देते हैं और हर चैप्टर के को एक कोरेंस देने का काम करते हैं, एक सीक्वेंस देने का काम करते हैं कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो उसको हम लोग सजाते हैं इवेंट वाइज। सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? मान लीजिए एक कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी लिखने हैं, एक राजा मर गया, फिर लिखेंगे राजा की शादी हुई? नहीं, राजा की शादी हुई तब राजा मर गया। तो कहने का क्या मतलब है कि इवेंट्स को भी एक सीक्वेंस में सजाना पड़ता है। आ रही बात समझ में? ठीक, इट इज टू टेल अ स्टोरी इन ऑलवेज दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड इन द प्रोसेस। वी फोकस ओनली दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। यानी उस सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कहानी हम सुना रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो इवेंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो इन इवेंट्स का अगर सीक्वेंस नहीं रहेगा तो वो शेप नहीं बन पाएगा और फिर वो कहानी हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर कुछ इवेंट्स का वर्णन हम कर रहे हैं, कुछ हिस्ट्री का वर्णन हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे सीक्वेंस का भी फॉलो होना चाहिए, तब जाके वो हमारे लिए सही तरीके से आएगा सामने। ठीक, in the histories that revolve around the life of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit. अब हिस्ट्री को खाली गवर्नर जनरल्स के इर्द गिर्द घुमा देना और उन्हीं के जीवन को लेकर के और हिस्ट्री लिख देना, तो क्या उसमें भारत के लोग फिट कर पाएंगे?
नहीं फिट कर पाएंगे, क्योंकि भारतीयों का जीवन बिल्कुल अलग चल रहा था। जो गवर्नर जनरल्स थे उनके अंदर, यानी वो जो हिस्टोरियन लोग लिख के गए, उसमें खाली क्या किया गया, उनकी एक्टिविटीज को बता दिया गया, उनकी पॉलिसीज को बता दिया गया। लेकिन उस टाइम पीरियड पे भारत के लोगों का जीवन कैसा चल रहा था, इसमें उसका जिक्र नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है, जानना है, तो हमें इस तरह से उसका शेप देना पड़ेगा कि ये जो रूलर्स हैं वो हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी जीवन कैसा चल रहा है वो भी इवेंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इस आधार पर हमारे लिए नए डेट्स के बारे में, नए डेट्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि उनको भी जाने, क्योंकि वो जो पुरानी वाली व्याख्या है वो केवल एक एस्पेक्ट को दिखाती है। तो हम नई व्यवस्था के अंदर में उन डेट्स को भी शामिल करेंगे जो हमें हमारे इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में भी बताती हो। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, हाउ डू वी पीरियोडाइज। मैंने अगर हमने ये सेट कर लिया कि डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले टॉपिक में देखा था कि हाँ डेट्स तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं हिस्ट्री के अंदर में वो किसी न किसी डेट पे ही होती हैं। अब हम लोगों को ये भी पता चल गया कि कौन से डेट शामिल करने हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लेते हैं अपने अध्ययन के लिए उन सारे के डेट्स को शामिल करना है। तो अब उन डेट्स को मैंने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया कि सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। नहीं, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले आपको अंग्रेजों का पीरियड पढ़ाया जाए, फिर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा दिया जाए, और फिर आपको औरंगजेब का शासनकाल पढ़ाया जाए, मजा आएगा? नहीं आएगा। तो वही बात है कि हमें इवेंट्स को पीरियोडाइज करके समझना होगा, तब हमें हिस्ट्री अच्छे से समझ आएगी। जनरली कह दिया जाता है कि हिस्ट्री इज बोरिंग, नो नॉट एट ऑल। आप उसको ठीक से पढ़िए तो बहुत मजेदार कहानी की तरह लगेगा जब उन इवेंट्स को सही तरीके से पीरियोडाइज करके पढ़ोगे, समझोगे। तो देखिए वही बात, हमारा टॉपिक आता है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम कैसे पीरियोडाइज करते हैं। तो पीरियोडाइज करने का सबसे पहला जिम्मा जो था वो किसे दिया गया था? जेम्स मिल। ये जेम्स मिल की फोटो है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था ये, ठीक, स्कॉटलैंड से बिलोंग करता था, और इसने ही भारत के हिस्ट्री को डिफरेंट 3 पार्ट्स में बांटने का काम किया था। देखेंगे इसके बांटने का क्या आधार था और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। इन 1817 जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जो था और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसने एक 3 वॉल्यूम पेश किए, ठीक है, एक किताब के 3 वॉल्यूम्स निकाले। उस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस नाम की उसने एक किताब निकाली, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसके 3 वॉल्यूम्स निकाले। इसमें उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा। कितने पीरियड में बांटा बाबू? 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी उसने क्या कहा कि भारत में जनरली हमेशा से राजतंत्र की व्यवस्था होती आई है। सबसे पहले हिंदुओं का शासन, मुस्लिमों का शासन, फिर ईसाइयों का शासन, यानी ब्रिटिशर्स का। तो वही बात है, यानी उसने जो पीरियड बांटे उसमें हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड बनाया। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि हम भारत के लोग इससे जोड़ने लगे। अच्छा, हिंदुओं का पीरियड, ओ एंशिएंट पीरियड। अच्छा, मुस्लिमों का पीरियड, यस मिडाइवल पीरियड। ब्रिटिश पीरियड, अच्छा मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं। ओ, तो हमने इसको एक्सेप्ट भी किया। बट अब हम देखेंगे कि हम हिस्ट्री को क्यों, ठीक है, हम लोग हिस्ट्री को क्यों डिवाइड करने की बात करते हैं अलग अलग पीरियड्स में। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने टाइम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सके। अगर कोई घटना हुई है तो वो घटना किस समय पे हुई है इसको अच्छे तरीके से समझ सके, इसके सेंट्रल फीचर को समझ सके, ठीक है, कि वो घटनाएं कब घटित हुई हमारे साथ और किस तरीके से घटित हुई, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग पीरियोडाइजेशन की बात करते हैं। जब तक वो सीक्वेंस वाइज पीरियोडाइज नहीं होगा तब तक हमें हिस्ट्री समझ नहीं आएगी, ठीक। जो पीरियोडाइजेशन है वो हमारे आइडियाज, पास्ट के बारे में हमारे क्या आइडियाज हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक। वो हमें ये बताते हैं कि हम कैसे अपने चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने चेंज के सिग्निफिकेंस को समझते हैं जो हमारे साथ अलग अलग पीरियड में हुए हैं। अब जैसे आप अगर बात करते हो एंशिएंट इंडिया की, एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें जो चेंज हुए
वो एक सेट टाइप के दिख रहे थे, नहीं कि लोगों की सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, लोग जनरली नदी के किनारे बस रहे थे, खेती करना सीख रहे थे, ठीक, अपना जीवन यापन शुरू कर रहे थे। तो वो एक सेट के हिसाब से वेद बन रहे थे, अर्ली किंगडम्स आ रहे थे, तो इन सारी घटनाओं को हमने एक सेट में डाल दिया कि हाँ सब मिलते जुलते घटना है, चलो इसको एंशिएंट पीरियड कह देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो मेडाइवल पीरियड हमारा आता है उसमें हम लोग जनरली मुस्लिम किंगडम्स को सारा एक साथ लेके एक सेट टाइप का है एक जगह रख दिया मेडाइवल पीरियड में। हम अपने ये जो 18th और 19th और 20th सेंचुरी की जो घटनाएं हैं उसमें जनरली अंग्रेजों का डोमिनेशन अपने देश में देखते हैं, चलिए उसको मॉडर्न पीरियड कह देते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हुए जो चेंज के सेट होते हैं, उन सेट को, उसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए एक जैसी घटनाओं एक पीरियड, एक जैसी घटनाओं को एक पीरियड में डाल देते हैं और फिर समझ जाते हैं, इसलिए हमें पीरियोडाइज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर में लोगों के अंदर इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी जैसी कोई बात नहीं थी, और ये जो पीरियड था इसके अंदर में भारत का कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस जैसी भी चीजें नहीं थी, इसलिए इस पीरियड को जनरली लोग जो है वो कॉलोनियल पीरियड का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर में हम क्या देखते हैं कि भारत के लोगों के अंदर इक्वलिटी जैसी बात नहीं थी, लोग आपस में बटे हुए थे, कुछ लोगों को हम अनटचेबल्स कह देते थे, उन लोगों से हम अपने बॉडी को टच तक नहीं कराने देते थे, ठीक, यानी अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज भरी पड़ी थी, जेंडर इनइक्वालिटी भी इसमें आती है, बाल विवाह जैसा सिस्टम, सती प्रथा जैसा सिस्टम, तो हमारे अंदर इक्वलिटी नहीं थी, आजादी किसी को किसी भी तरह की नहीं थी, सब जो थे वो जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उस कंपनी के अंडर में, उसके डोमिनेशन में रहना पड़ रहा था, लिबर्टी जैसी बात नहीं थी, हम अपने मन से जो चाहे वो नहीं कर सकते थे, ठीक, अंग्रेजों पे डिपेंडेंट होते थे, तो इसलिए हमारे इस पीरियड में किसी भी तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियन लोगों ने क्या कह दिया, अच्छा ये पीरियड जो है वो कॉलोनियल पीरियड है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पीरियड जिसमें एक पर्टिकुलर पावर एक लोकल कम्युनिटी को अपने डोमिनेशन में रखती है। तो हम ये क्या देख रहे हैं इस घटना में, हमें एक इस पीरियड की घटनाओं में हमें एक सेट मिल रहा है, क्या सेट मिल रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न मिल रहा है, क्या कि हम हर तरह से अंग्रेजों के द्वारा दबाए गए हैं। तो ये कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहा है, यानी ये जो घटना है वो कोलोनियलिज्म की तरह दिख रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉलोनियल पीरियड हो गया। चलिए, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern period। जो इतिहासकार हैं वो भारत के इतिहास को एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न पीरियड में बांट करके समझाने की कोशिश करते हैं। अब इस डिवीजन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या is a periodization that is borrowed from the west where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, religion, democracy, liberty and equality। ठीक है, आई बात समझ में? यानी अब इसमें क्या है कि मॉडर्न पीरियड के आधार पर अगर हम दुनिया के इतिहास को जज करें तो दुनिया ने उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जिसमें खाली साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी इन सब चीजों की बात हो रही थी। लेकिन अगर भारत के आधार पर जज करो तो भारत में मॉडर्न पीरियड में भी इन सब चीजों का विकास बहुत ज्यादा लेवल पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक, मेडाइवल पीरियड, मेडाइवल टर्म जनरली आपको उस शब्द के लिए जिक्र में लाया जाता है, वो मेडाइवल शब्द जो है उस पीरियड की बात करता है जिसमें मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट ना करता हो, वो पीरियड जिसमें मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट ना करता उसको मेडाइवल पीरियड। तो अब इस आधार पर अगर हमें मॉडर्न बनना है तो आप क्या देखोगे, 19th और 20th सेंचुरी में भी हम लोग मेडाइवल में थे। अगर इस आधार पर जज किया जाए तो क्या 19th सेंचुरी में हमारा साइंस डेवलप था, क्या हमारी डेमोक्रेसी डेवलप थी? बिल्कुल भी नहीं, तो वो भी पीरियड मेडाइवल होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या पीरियडाइज किया हुआ है कि जो पीरियड जिसमें मुस्लिम किंगडम्स रह रहे थे वो मेडाइवल था, जब अंग्रेज आ गए तो मॉडर्न हो गया। तो क्या अंग्रेज के आते आते ये सब चीजें विकसित हो गई थी? नहीं हो गई थी। तो अगर हम इसके आधार पर कहें कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न बांट देना है वर्ल्ड के आधार पर खाली, तो ये भी सही नहीं होगा। यानी कहने का क्या मतलब कि अगर हमें अच्छे तरीके से पीरियडाइज करना है तो हमें
जीवन चक्र के हर पहलू पे विचार करना होगा, और तब जाकर के जो सेट हमारे साथ बन करके तैयार होगा, एक जैसी जो घटनाएं बनेंगी उनको एक पीरियड के अंदर में डाल दीजिए, आपका एक पीरियड बन गया, आपका पीरियडाइजेशन हो गया। आ रही बात समझ में? देखिए ये फोटोग्राफ जो है वो भारत के डिफरेंट पीरियडाइजेशन को दिखाता है। ये एंशिएंट पीरियड को दिखा रहा है, जिसमें आपको ये सिविलाइजेशन की चीजें दिख रही है, ठीक है। आई बात समझ में? ये मेडाइवल पीरियड को दिखाता है, जिसमें भारत के डिफरेंट किले और उसको अटैक करते हुए मुस्लिम लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको मॉडर्न पीरियड को दिखाता है, जिसमें ये यूनियन जैक ब्रिटिश का झंडा दिखाई दे रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम सेट्स ऑफ इवेंट के आधार पर सही तरीके से सीक्वेंस वाइज जब बांटेंगे ना, तब सही पीरियडाइजेशन हमारा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो अभी के क्लास में हम लोग यही पीरियडाइजेशन तक समझ चुके हैं कि जब हम अपने सेट्स ऑफ इवेंट्स को लेकर के और एक जैसी घटनाओं को एक पीरियड के अंदर में एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी को पीरियडाइजेशन कहते हैं। और उस तरह का पीरियडाइजेशन सबसे बेस्ट होगा। एक पहलू को लेकर के कि दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उसके आधार पर हम अपने को बांट दे, ये सही नहीं होगा। उस आधार पर अगर आप देखोगे तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब पीरियडाइजेशन तक समझ चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जनरली कॉलोनियलिज्म प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर स्टडीज।